वेलकम टू ऑल कैंडिडेट्स। हम लोग सेशन शुरू करने जा रहे हैं। हमारे साथ संजय सर हैं। कल हम लोग इनसे पीएफ के बारे में काफ़ी कुछ सीखे थे और वो पीएफ के बारे में ही आज आगे बढ़ाएंगे। तो सब लोग अपना अपना स्पीकर म्यूट कर लेंगे और हेलो, आप लोग सुन सकते हैं हमको? अब आ रही है? हाँ ठीक है, फोटो आ रही है। जिनके पास नहीं आ रही होगी हो सकता है उनका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। तो ठीक है, हम जो भी जिनका डाउट होगा वो सेशन के आखिरी में एक एक कर अपना डाउट पूछेंगे। तो ओवर टू संजय सर आज के सेशन के लिए। वेलकम। हमारे सभी दोस्तों को वेलकम है। आप लोग आज कल भी हम आप लोगों को पीएफ के विषय में बताए थे और कल बेसिक आप लोगों को हमने जानकारी दी थी, जो बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चन है। ये इस्टेब्लिशमेंट का पार्ट होता है और बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चन इसमें होता है, जिसमें रिकन्सिलेशन, चेकशीट कैसे तैयार किया जाता है, लेजर कैसे तैयार किया जाता है, ये सब के विषय में कल हमने आपको जानकारी दिया था। किस तरह से विड्रॉल किया जाता है, किस तरह से फॉर्मेट है, सैंक्शनिंग अथॉरिटी कौन से हैं, गस्टेड और नॉन गस्टेड कहाँ कहाँ डील होता है, इन सारी चीज़ों पर मैंने कल आप लोगों को बताया था। अब इसमें सबसे वाइटल चीज़ क्या है कि प्रोविडेंट फंड में दो चीज़ है, एक रिकॉर्ड कीपिंग करता है और एक सब्सक्राइबर है। तो जो भी कर्मचारी, मैंने कल बताया था कि हर कर्मचारी का एक संख्या निर्धारित है और वो पीएफ नंबर से जाना जाता है। आज के डेट में जब आई पास में हम लोग आ गए हैं तो उसी को हम लोग एम्प्लॉय नंबर के नाम से जानते हैं। वो पीएफ नंबर के आगे 3 डिजिट और लग करके एम्प्लॉय नंबर कहला गया है। एम्प्लॉय नंबर 11 डिजिट का होता है और आई पास में उसी से सभी कर्मचारियों की पहचान होती है। तो अभी क्या है कि हमने कल आप लोगों को बताया था कि क्रेडिट साइड में क्या क्या होता है। तो क्रेडिट में एक बार मैं पुनः बताना चाहता हूँ, क्योंकि एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें से एक कोई क्वेश्चन हो सकता है पीएफ के संबंध में। तो एज ए ब्रीफ हमने जितना बताया है, आप अगर ध्यान से उसको सुनोगे तो कहीं लिखने की जरूरत नहीं है, कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप लिख सकते हैं उसको। और मेरा एक सजेशन आउट ऑफ वे है कि कोई भी कैंडिडेट परीक्षा में किताबी भाषा ना लिखें, वो अपनी भाषा में लिखेंगे तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट पास करेंगे। क्योंकि एग्जामिनर जो होता है वो समझता है कि किताब का रटा रटाया विद्यार्थी है तो किताबी भाषा में लिखा है, ये समझा कुछ नहीं है। तो आप लोग समझ लो और समझने के बाद अपनी भाषा में आप लिखो, किताब में भी पढ़ो और अपनी भाषा में लिखो। अब हम आते हैं, हमारा दो चीज़ है पीएफ में, एक डेबिट है और एक क्रेडिट है। क्रेडिट साइड में हमेशा सब्सक्रिप्शन आता है, अंशदान, जो हमारे वेतन से प्रत्येक माह 8.33% कटता है। अच्छा, मैं एक बात और बता दूं कि कल मैंने आपको कहा था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और 2017 की एक चिट्ठी RB 47 2017 की कॉपी व्हाट्सएप पर मैंने आप लोगों को भेजा है। अगर आप लोग का ध्यान उस पर नहीं गया होगा तो आप उसको अच्छी तरह से पढ़ें, और मेरे तरफ से यह है कि उसको याद कर लें। इंटरेस्ट को नहीं, इंटरेस्ट तो हर 3 महीना पर वैरी करता है। अभी जैसे मार्च 20 तक का इंटरेस्ट 7.9% की चिट्ठी मैंने आप लोग को दिया है।
लेकिन अभी कोरोना पेंडेमिक के कारण जो है, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड नहीं की है, लेकिन मेरे ख्याल से 7.1% पर ये जब हम लोग दिसंबर में निकलेंगे तो एक बार चिट्ठी भेज देगा कि हर 3 महीने का इस परसेंटेज से आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कीजिए। तो इंटरेस्ट पे ज़्यादा फोकस नहीं करना, क्योंकि वो तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता है और क्रिस के द्वारा उसको कर दिया जाता है। बेसिक चीज़ है कि जो हम लोग को पीएफ के विषय में जानना है, तो क्रेडिट में अंशदान हुआ जो प्रत्येक महीने के वेतन से 8.33% की दर से कटौती की जाती है। दूसरा चीज़ है कि हमने कोई टेम्पोररी लोन लिया है, उसका रिफंड क्रेडिट होता है। हम कोई अपनी स्वैच्छिक इच्छा से कोई अंशदान कटा रहे हैं, कोई आदमी 5,000, कोई 10,000, कोई 20,000, कोई 25,000। नियम क्या है कि जितना भी आपका सैलरी ग्रॉस बनता है उसका 50% ही टोटल डिडक्शन हो सकता है, 50% नेट पेमेंट होता है। लेकिन इन प्रैक्टिस ये नहीं होता, लोग ज़्यादा से ज़्यादा कटवाते हैं पीएफ में, और एडमिनिस्ट्रेशन अपना है तो लोग काटता है। तो क्रेडिट में आपका पीएफ, वीपीएफ, रिफंड, इंटरेस्ट, और मैंने बताया था कि जो बाहर से ट्रांसफर इनवार्ड आया, कोई कर्मचारी बाहर से ट्रांसफर करके आया तो उसका पैसा जब आता है तो वो भी एक क्रेडिट है। डेबिट साइड में मैंने बताया था आपको कि डेबिट साइड में अगर कोई आदमी पीएफ से विड्रॉल करता है, निकासी लेता है, तो वो डेबिट होगा। किसी का डेथ हो जाता है तो वो डेबिट होगा। किसी का फाइनल सेटलमेंट करते हैं तो वो डेबिट होगा। या किसी का बैलेंस हम अपने रेलवे से दूसरे रेलवे में ट्रांसफर कर देते हैं तो वो डेबिट होगा। तो मेरे ख्याल से डेबिट और क्रेडिट आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अभी एक प्रश्न उठता है कि नॉर्मल सेटलमेंट के रूप में कोई कर्मचारी 60 वर्ष की आयु में अगर सेवानिवृत्त होता है तो उसको हम लोग जो फाइनल सेटलमेंट देते हैं, उस फाइनल सेटलमेंट में पीएफ का प्रत्येक साल का जो लेजर कीपिंग है, लेजर है, उसका पुनः चेक करके और कंक्लूड करते हैं कि अभी इसको फाइनल पेमेंट कितना देना है। और जो भी ब्रोकन पीरियड है, जैसे 12 महीने को एक फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं, अगर कोई 6 महीने में रिटायर हो रहा है तो ये 6 महीना मार्च के बाद हमारा सेशन शुरू होता है। आप लोग एक अच्छी तरह जानकारी लीजिए कि जैसे पीएफ कटता है फरवरी का, फरवरी के सैलरी में जो पीएफ कटता है वह मार्च के अकाउंट में लेजर में आता है। क्योंकि बाय द एंड ऑफ द मंथ वो डिडक्शन होता है। तो इसलिए पीएफ में ये निर्णय है कि फरवरी में जो कटा पैसा 28 तारीख को कट करके जब पीएफ प्रोविडेंट फंड को भेजा जाता है तो 1 तारीख को आता है। तो इसलिए इसकी एंट्री जो है 1 मंथ बाद होता है। फरवरी का पैसा मार्च में, तो मार्च का पैसा अप्रैल में। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि मार्च में मेरा इतना पैसा कटा लेकिन मार्च में हमारा कम दिख रहा है। तो मार्च में जो दिखता है वो फरवरी का पैसा है, मार्च का पैसा अप्रैल में। अप्रैल से हमारा सेशन नया फाइनेंशियल ईयर चालू होता है। तो ये बात आप लोगों को अच्छी तरह से समझना चाहिए कि फरवरी पेड इन मार्च, जनवरी पेड इन फरवरी, दिसंबर पेड इन जनवरी, नवंबर पेड इन दिसंबर, इस तरह से होता है। अप्रैल पेड इन मई। इस तरह से पीएफ का खाता लेजर कीपिंग की जाती है। अभी एक मामला है कि हमने सेटलमेंट कर दिया, जितना पैसा आया उसको पेमेंट कर दिया। पीएफ में जितना पैसा है विच इंटरेस्ट मैं पेमेंट करता हूँ, इसके अलावा एक भी पैसा मैं उस कर्मचारी को प्रोविडेंट फंड से नहीं देता हूँ। लेकिन डेथ के केस में अगर कोई कर्मचारी डेथ कर गया, 36 मंथ का जो भी मिनिमम बैलेंस देखते हैं,
तो उसका एक फार्मूला है कि जो भी 36 मंथ में हम ग्रैंड टोटल आता है उसको लिखते हैं, गुना रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है और डिवाइडेड 36 होता है। उसके बाद हमारे पास एक मिनिमम बैलेंस आ जाता है, वो मिनिमम बैलेंस के आधार पर हम लोग उसको पेमेंट करते हैं। तो मैक्सिमम 60,000 रुपया DLI हम पेमेंट करते हैं। और किसको करते हैं? जिस एम्प्लॉय का, जिसका सब्सक्राइबर का डेथ हो जाता है ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड। तो ये डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस सबसे वाइटल चीज़ है। उसके बाद सुपरनुवेशन। सुपरनुवेशन क्या होता है कि सेवानिवृत्त किया कर्मचारी तो उसको DLI नहीं मिलेगा, उसको केवल PF में जो उसका पैसा है प्लस जो इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट को जोड़ करके हम उसको पेमेंट कर देंगे। सिंपल चीज़ है, ठीक है। उसी तरह से आउटवार्ड है, कोई आदमी रिटायर किया या नहीं दूसरे जगह ट्रांसफर चला गया तो उसको हम पैसा जो देंगे तो उसका जो पैसा है प्लस उसके पहले फाइनेंशियल ईयर तक, मार्च तक हम उसको इंटरेस्ट लगा करके हम जिस रेलवे में गया है उस रेलवे में भेज देंगे। पहले तो बहुत प्रॉब्लम होता था, जैसे मैंने बताया था आप लोगों को कल की एप्लीकेशन लिया जाता था, एप्लीकेशन फॉरवर्ड कराया जाता था और PI स्लिप वगैरह लगाया जाता, लेकिन आई पास सिस्टम में इतना इजी हो गया कि यह आई पास खुद ही एक रिपोर्ट जनरेट करता है और उसको आप हर महीने निकालते हैं तो बता देता है कि कितने आदमी मेरे रेलवे में ज्वाइन किए हैं नए और कितने आदमी मेरे रेलवे से बाहर चले गए। तो उस स्टेटमेंट के आधार पर जब हम उनका खाता खोलते हैं, 11 नंबर डिजिट आई पास में, रिमेंबर 11 नंबर का डिजिट, 8 नंबर के डिजिट से अगर आप खोलोगे तो सवाल ही नहीं है कि वो खुलेगा। इसलिए 11 नंबर का डिजिट, जैसे मैंने बताया, हेडक्वार्टर के लिए 271 है, सोलपुर के लिए 272 है, इसी तरह 273, 274, 275, 276, 277 तक का है। तो ये 8 डिजिट के आगे लग जाता है जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, ठीक है। ये आइडेंटिफाई करता है कि ये आदमी कंस्ट्रक्शन का है, ये आदमी दानापुर का है, ये आदमी मुगलसराय का है। वो कोड देख करके आदमी, कोई भी आदमी पकड़ लेता है। तो आप ये समझ लीजिए कि कोई आदमी चला गया तो पैसा हम भेजते हैं तो उसका जितना पैसा है प्लस जो इंटरेस्ट है फाइनेंशियल ईयर तक, मान लीजिए कोई अभी अगस्त में चला गया तो हम अगस्त तक का इंटरेस्ट नहीं देंगे, हम उसको इंटरेस्ट मार्च 20 तक का ही देंगे। ये ब्रोकन पीरियड का इंटरेस्ट केवल हम सेटलमेंट में और डेथ में और रिटायरमेंट में देता है। ब्रोकन पीरियड का इंटरेस्ट जो एम्प्लॉय रनिंग है, जिनका स्थान कट रहा है, उनको हम इंटरेस्ट नहीं देते। तो इस तरह से आपका ये एक सिस्टम है। और अभी आई पास के विषय में भी आपको बताना चाहेंगे कि कल मैंने बताया था कि इनवार्ड और आउटवार्ड रजिस्टर रखा जाता है। इनवार्ड और आउटवार्ड रजिस्टर में भी 2 रजिस्टर होते हैं। एक इंट्रा रजिस्टर होता है जो डिवीजन को डिनोट करता है कि यह मेरे विद इन द रेलवे आदमी गया है। एक इंटर रेलवे होता है जो रेलवे मेरे रेलवे से बाहर चला गया। उसी तरह आउटवार्ड में भी 2 रजिस्टर रखा जाता है, एक इंट्रा आउटवार्ड, एक इंटर रेलवे आउटवार्ड रजिस्टर, जिससे हम समझते हैं कि ये आदमी कहाँ गया और कहाँ से आया, ठीक है। तो अब हमारा क्या है कि रिकंसिलेशन PF में कल भी हम ब्रीफ किए थे आपको। रिकंसिलेशन एक वाइटल चीज है कि समायोजन, भविष्य निधि का समायोजन और उसमें उत्पन्न अंतर को कैसे हम समायोजित करेंगे, इसके विषय में आप वर्णन कीजिए। तो कल मैंने आप लोगों को डिटेल किया था कि PF रिकंसिलेशन करने से पहले हम लोग मंथली रिकंसिलेशन करते हैं। हम लोग अभी तो आई पास में
सेल्फ जनरेटेड निकल जाता है। हम लोग के पास मंथली लेजर भी निकलता है, मंथली चेकशीट भी निकलता है। तो लेजर निकालते हैं, चेकशीट निकालते हैं और हर महीने बुक से उसका मिलान कराते हैं। और जब 12 फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाता है तो हम सबका ग्रैंड समरी भी आई पास निकाल करके देता है। अब तो वर्क के पीएफ सेक्शन का इतना आसान हो गया आई पास में, सारा चीज आई पास जनरेट करके हम लोग को देता है और उस को लेकर के ग्रैंड समरी बना करके हम लोग अपने पीएफ के अधिकारी से साइन करा करके उसको बुक्स को देते हैं। बुक्स उसको ऑथेंटिकेट कर देता है। अभी तो डिफरेंसेस नहीं आ रहा है। जैसे कल मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी इस रेलवे में 27 लाख रुपए का जो है अभी डिफरेंसेस चल रहा है। तो पीएफ सेक्शन अभी भी उसमें काम कर रहा है कि इसको कम करें, उसको खोजना पड़ता है। डिफरेंसेस होने का कारण होता है रॉन्ग एलोकेशन हो जाए। हर चीज के लिए एलोकेशन दिया हुआ है। फाइनेंस कोड वॉल्यूम 2 में को आप अगर देखेंगे तो एलोकेशन बुक है, उसमें रेवेन्यू और कैपिटल दोनों के लिए एलोकेशन दिया हुआ है। तो हम लोग का पीएफ के लिए भी एलोकेशन अलॉटेड है। और एलोकेशन कभी कहीं से पैसा आया रॉन्ग एलोकेशन में चला गया, किसी का पैसा गया रॉन्ग एलोकेशन में चला गया। तो जब किसी बुक्स भेजता है तो रॉन्ग एलोकेशन में पैसा अगर गया और पैसा आया तो वो मेरे खाते में एपीएफ नहीं करेगा, तो वो डिफरेंसेस होगा। उसको हम लोग लोकेट करते हैं और जेबी के थ्रू बना करके उसको रिवर्स करते हैं, रिवर्स करके उसको पीएफ में लेते हैं। अगर किसी का कभी कभी क्या होता है, अभी ज्यादातर केसेज क्या होता है कि इंस्टीट्यूटिव को समझ में नहीं आता है, एनपीएस में जो डिडक्शन होता है उसको भी पीएफ में भेज देता है। पीएफ अभी पीएफ के आई पास में क्रेडिट कर देता है। तो अब हम लोगों का पैसा बढ़ गया, आपके एनपीएस का पैसा घट गया। तो जाना चाहिए एनपीएस में, लेकिन आ गया पीएफ में पैसा। अब जब बुक्स से मिलान करते हैं तो वो पैसा तो पीएफ का है ही नहीं, तो बुक्स में अपीयर होता नहीं है वो पैसा। तो बुक्स जब बताता है कि नहीं पीएफ का पैसा इतना ही है, तो हम लोग उसको फिर छानबीन करते हैं कि ये पैसा कहाँ से है, ये पैसा का डिफरेंस क्यों है, कहाँ है। फिर हम लोग स्टेटमेंट, जैसे आप लोगों ने जर्नल का नाम लिया था कल, तो हम लोग वही जर्नल को देखते हैं और उसको पता करते हैं कि अरे ये तो एनपीएस का पैसा है। और उसको कैसे पता करते हैं, क्योंकि पीएफ 11 डिजिट का है एम्प्लॉय नंबर, और एनपीएस के कर्मचारी का जो भी एनपीएस नंबर है वह 16 डिजिट का है। तो जिसमें भी 16 डिजिट का नंबर हम लोग देखते हैं, देखने के बाद उन पैसे को वापस लेकर के जेबी से हम लोग एनपीएस को ट्रांसफर करते हैं और माइनस डेबिट माइनस क्रेडिट होता है, तब जाकर के अकाउंट प्राप्त होता है। तो रिकंसिलेशन में ये परेशानी आती है, जिसको मैंने एक सिस्टम से आपको बताया कि किस तरह से हम लोग जेबी बना के माइनस रिवर्स करते हैं पैसा। हम अगर अपने को क्रेडिट करते हैं तो बुक्स को डेबिट करेंगे, अगर बुक्स को डेबिट करते हैं तो पीएफ को क्रेडिट करेंगे। एक तरफ डेबिट होगा, एक तरफ क्रेडिट होगा। कुछ लोगों ने अभी आपको, संजय आजाद जी ने आपको बुक कीपिंग में भी बताया होगा कि पहले सिंगल एंट्री सिस्टम हुआ करता था। अभी कुछ दिन के बाद जब बहुत दिक्कत होने लगी तो डबल एंट्री सिस्टम का इजाद किया गया और डबल एंट्री में डेबिट और क्रेडिट होने लगा। तो डेबिट और क्रेडिट होने में सारे जगह डेबिट और क्रेडिट होता है। बुक्स में भी डेबिट और क्रेडिट है, हर जगह अगर डेबिट है क्रेडिट है दोनों आपका मिल गया तो आपका बैलेंस शीट सही है। अगर नहीं मिला, कहीं अंतर है, तो आप उस डिफरेंसेस को खोजिए। उसी तरह से ये पीएफ के मामले में भी है। हमारे यहाँ भी डेबिट है क्रेडिट है, और लेकिन हम लोगों के यहाँ जो डेबिट क्रेडिट पीएफ में होता वो ईयर मार्क्ड है, या तो कंट्रीब्यूशन में होगा। तो मैं बता दूं कि ड्यूरिंग द ईयर जो भी कंट्रीब्यूशन है उसमें अगर डिफरेंसेस आता है, हालांकि आज तक आया नहीं, तो आपकी लेजर कीपिंग बहुत ही खराब है। कंट्रीब्यूशन में नहीं आना चाहिए। कंट्रीब्यूशन मीन्स रिफंड का पीएफ और पीपीएफ तीनों बता करके आप ले लीजिए।
उसका एक टर्म दिया गया है कंट्रीब्यूशन प्लस इंटरेस्ट में कैलकुलेशन, इंटरेस्ट में नहीं आना चाहिए। और एक प्रश्न आप लोगों के मन में उठता होगा कि इंटरेस्ट जो इस पर मिलता है वो इंटरेस्ट का पैसा आता कहाँ से है। आप लोग को पहले ही बता चुके हैं कि जो भी इसमें कुछ किया जाता है वो रेलवे बोर्ड के द्वारा किया। तो हम लोग जब मार्च एंडिंग होने से पहले, आप लोगों को मेरे ख्याल से जानकारी होगी या नहीं, हम लोग के यहाँ अगस्त रिव्यू जाता है, तो उस समय हम लोग इंटरेस्ट का फिगर भी भेजते हैं सारे डिवीजन का, चूंकि हेडक्वार्टर जो है सारे डिवीजन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है और रेलवे बोर्ड केवल हेडक्वार्टर को जानता है। वो डिवीजन से कोई भी करस्पॉन्डेंस करने का नहीं करना चाहता है। वो जो भी डिवीजन से भी रिलेटेड कोई मैटर होगा तो हेडक्वार्टर को ही करस्पॉन्डेंस करेगा। तो हेडक्वार्टर जो है वो सारे डिवीजन का इंफॉर्मेशन ले करके और तब उसको इकट्ठा करके रिकंसाइल करके बोर्ड को भेजता है। तो ये सारे मामले में होता है, चाहे वो एमसीडीओ हो चाहे पीसीडीओ हो, इसमें भी सारे हेडक्वार्टर का ये दायित्व है कि सारे डिवीजन से हम ले करके और एक समराइज्ड वे में जीएम को भेजें और जीएम के थ्रू रेलवे बोर्ड को जाता है। उसी तरह से पीएफ के मामले में भी जब हम लोग सारे डिवीजन से पैसा मांगते हैं कि इस साल एग्जम्पशन के रूप में आप बताइए कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, तो इस रेट ऑफ इंटरेस्ट के अनुसार जितने सब्सक्राइबर हैं तो एक एवरेज आप निकालिए कि कितना पैसा आप इंटरेस्ट में देंगे। तो लोग निकाल करके देते हैं और हम लोगों को स्टेटमेंट भेजते हैं, सारे पैसे को मिला करके हम लोग रेलवे बोर्ड को भेजते हैं। रेलवे बोर्ड उसका जांच करता है और पिछले साल के रेट ऑफ इंटरेस्ट से तुलना करता है कि पिछले साल हमने सपोज कर लीजिए कि 5 करोड़ रुपया उसने इसी रेलवे को एज ए इंटरेस्ट के रूप में दिया था, लेकिन इस बार हम लोगों ने 9 करोड़ रुपया मांगा इंटरेस्ट में, तो वो हम लोगों को 9 करोड़ रुपया नहीं देता है। हम लोगों से एक्सप्लेनेशन पूछना है कि पिछले साल आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट के मद में 5 करोड़ रुपया अलॉटमेंट था, अभी 90% कैसे बढ़ गया ये। तो हम लोग उसका रीजन देते हैं कि लोग पीपीएफ ज़्यादा कटा रहे हैं, ट्रांसफर इनवार्ड ज़्यादा आ रहा है ना, तो आउटवार्ड कम हो रहे हैं, तो हमारे यहाँ पैसा ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है, तो उस पर इंटरेस्ट भी हमको ज़्यादा देना पड़ रहा है। तब जब ये जस्टिफिकेशन के साथ हम लोग रेलवे बोर्ड को अप्रोच करते हैं तो रेलवे बोर्ड इंटरेस्ट का पैसा हम लोगों को भेजता है। तो जितना मांगा जाता है उतना पैसा हम लोगों को नहीं देता है। हम लोगों को अपने बजट के अनुसार 7 करोड़ 5 करोड़ 6 करोड़ जैसा भी डिमांड है वो भेजता है और बाद में बोलता है कि ड्यूरिंग द रिकंसिलेशन ऑफ फाइनेंशियल ईयर अगर इंटरेस्ट का पैसा आपको घटता है तो आप उस समय फिर हमको फाइनल फिगर दीजिए। जब आप इंटरेस्ट उस पर लगा देते हैं तो हम वो फाइनल पैसा भी, कि कल मैंने बताया था कि मार्च अकाउंट की क्लोजिंग रेलवे में अभी भी जून में होती है। 3 महीना इंटरम पीरियड लिया गया है कि जो भी लेन देन इस बीच में हुआ है तो हमको एक्चुअल फिगर मिल जाए तो हम उतना ही पैसा उसको देकर के अपने बुक्स को बिल्कुल बराबर कर रहे हैं। तो हम लोग का भी जो मार्च में इंटरेस्ट लगता है वो इंटरेस्ट लगा करके हम लोग उसको भेजते हैं, रेलवे बोर्ड पैसा रिलीज करता है और इस तरह से बुक्स के द्वारा हमारा जो डिफरेंसेज होता है इंटरेस्ट के मामले में वो भी जेबी के थ्रू क्लियर हो जाता है। तो आपको समझ में आया होगा कि जेबी के थ्रू क्रेडिट ठीक होता है, डेबिट ठीक होता है और रिकंसिलेशन इस तरह से होता है। अब पीएफ के संबंध में आप लोगों को मैं बता दूं कि चिट्ठी आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको पता चला होगा कि बहुत सारे तमाम ग्राउंड दिए हुए हैं उसमें, जिसमें 90% तक विड्रॉल करने की छूट दी गई है।
अब इसमें एक चीज और बाउंड किया गया है कि सपोज कर लीजिए कि कोई कर्मचारी 1 साल में सेवानिवृत्त होने वाला है, तो अब वो सेवानिवृत्त होगा तो वो पीएफ से पैसा मांगता है कि हम 1 साल में सेवानिवृत्त होने वाले हैं और हमको अपना एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए हमको पीएफ से पैसा चाहिए। इस ग्राउंड पे भी पीएफ से लोन मिलता है, पहले भी मिलता था, पहले भी 90% था ऑफ द क्रेडिट, और आज भी 2017 के चिट्ठी में भी 90% मिलता है। लेकिन अभी उसमें लिबरलाइज क्या कर दिया कि 1 साल नहीं, आप 2 साल अगर सर्विस आपका है तो 2 साल पहले भी इस ग्राउंड से आप पैसा निकाल करके अपना एस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं। तो रिटायरमेंट के समय में भी पीएफ से पैसा आप ले सकते हैं, ड्यूरिंग दी सर्विस तो आप ले ही सकते हैं। नियम की बात बताएं तो कोडल प्रोविजन है कि आप एक वित्तीय वर्ष में 3 बार से ज़्यादा निकासी नहीं कर सकते हैं। इसमें अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पीएफ सेक्शन को यह अधिकार है कि वह आपके विड्रॉल को वापस कर सकता है कि 3 बार आपने निकासी कर लिया है, इसलिए चौथी निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन इन प्रैक्टिस, ये रूल मैंने आपको बताया, इन प्रैक्टिस चूंकि पीएफ का पैसा, कल ही मैंने आप लोगों को बोला था कि ये भविष्य निधि है, ये आपकी निधि नहीं है, ये आपके रिटायरमेंट के बाद की निधि है। भविष्य आपका सुनहरा हो, इसीलिए ये इस पैसे को बीच में लोग नहीं निकालते हैं, बहुत सारे लोग नहीं निकालते हैं। और जो लोगों को बीच में जरूरत होती है तो वो किसी बैंक से या किसी दूसरे आदमी से लोन लेने की अपेक्षा महसूस करते हैं कि हम अपने पीएफ से ही पैसा ले लें, तो पीएफ से पैसा निकालते हैं। तो पीएफ से जब पैसा निकाल लेते हैं तो टेम्पोररी विड्रॉल के द्वारा और फाइनल विड्रॉल के द्वारा निकालते हैं। उसमें भी आप फाइनल विड्रॉल 10 साल के होने लगा, टेम्पोररी विड्रॉल तो आप 1 साल जैसे ही सर्विस पूरा करते हैं उसके बाद मिलना शुरू होता है। तो इस तरह से देख रहे हैं कि लिबरलाइज कर रहा है रेलवे बोर्ड। इसके पीछे कारण क्या है? कारण क्या है? जब भी जो सरकार आती है या रेलवे बोर्ड आता है, रेलवे बोर्ड हर समय देखता है कि हम पीएफ पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहे हैं, और बैंक सेक्टर जो है सो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम देता है। अपने हम वहाँ भी पैसा जमा करते हैं, हम वहाँ भी फिक्स डिपॉजिट करते हैं, तो वहाँ पे फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो 6% इंटरेस्ट मिलता है, 5.5% इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन पीएफ में जो है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है और 8%, 9%, 7% इंटरेस्ट मिलता है। तो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि इसको फेज मैनर में कम किया जाए, तो 9.5% से कम करते 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 2 साल 3 साल में 7.9% तक मार्च 2020 तक लाया है। मार्च 2020 की चिट्ठी मैंने आप लोगों के व्हाट्सएप पे अपलोड किया है। मार्च 2020 के बाद अभी कोई भी अथॉरिटी रेलवे बोर्ड के द्वारा नहीं आया कि किस रेट से हम पेमेंट करेंगे। तो आपके मन में एक प्रश्न स्वाभाविक होगा कि किस रेट से पेमेंट किया जाता है। अगर इस महीने में भी तो रिटायर कर रहे हैं रेलवे कर्मचारी, तो जो प्रिवेलिंग रेट है 7.9%, उसी से हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। और अगर रेलवे बोर्ड की चिट्ठी आती है कि अप्रैल 2020 से लेकर के जुलाई, और जुलाई 2020 से लेकर सितंबर 2020, सितंबर 2020 से लेकर दिसंबर 2020 तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट ये रहेगा, तो हम लोग उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर करके कि इतना एक्सेस पेमेंट हो गया। तो अभी तक बहुत दिनों पहले तक किसी भी पेंशनर के पेंशन से डिडक्शन करने का अथॉरिटी नहीं था, न पावर था, न प्रोविजन था। लेकिन अभी रिसेंटली 5 साल 6 साल पहले रेलवे बोर्ड ने इसको प्रोविजन किया कि आप उसके मूल पेंशन से कोई भी डिडक्शन नहीं कर सकते, लेकिन जो हम डियरनेस रिलीफ देते हैं, सर्विंग एम्प्लॉय को डियरनेस अलाउंस दिया जाता है। डीए, आप लोगों के सैलरी में डीए लगता है,
लेकिन जैसे ही कर्मचारी रिटायर करता है तो वो डियरनेस अलाउंस, डियरनेस रिलीफ के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो रेलवे बोर्ड का एक चिट्ठी आया कि डियरनेस रिलीफ से आप किस्त बना करके उस पेंशनर के खाते से बैंक को एक एडवाइस दे दीजिए, और बैंक जो है उसको काट करके आप उसमें एलोकेशन बता दीजिए कि इस एलोकेशन में आपको पैसा भेजना है। तो उस एलोकेशन में पैसा बैंक भेजता है और बुक्स उसको हमारे खाते में क्रेडिट करता है। तो एक्सेस पे, और इसकी जानकारी रेलवे बोर्ड को भी दी जाती है कि इतने सब्सक्राइबर का पेमेंट ड्यूरिंग द पीरियड किया गया, जिसमें इतना एक्सेस इंटरेस्ट के रूप में दिया गया। तो रेलवे बोर्ड भी अपने स्तर से कार्रवाई करता है और बैंक को, जो हेडक्वार्टर है बैंक का, आरबीआई है, उसको भेजता है कि इसी से एम्प्लॉय के द्वारा डिडक्शन आप कीजिए, और डिडक्शन होता है, और डिडक्शन होने के बाद इसके समायोजन हम लोग के बुक्स में कर लिया जाता है। तो इस तरह से आप लोगों को ये लगा होगा कि बहुत ही वाइटल रोल अदा करता है पीएफ सेक्शन किसी भी रेल का, किसी भी डिवीजन का। और जब तक मेरे ख्याल से 2034-35 तक तो सभी लोग समाप्त हो जाएंगे, तो पीएफ सेक्शन स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। लेकिन इसमें अभी भी इतने सारे, इतने करोड़ रुपया रखा हुआ है जिसका कोई लेने वाला नहीं है पैसा, पीएफ नहीं। आप कहोगे कि ये लेने वाला कोई क्यों नहीं है, तो हमारे यहाँ क्या होता है पीएफ सेक्शन में कि पता चला कि किसी का अंशदान आना बंद हो गया। कोई आदमी, मैंने जो बात मैं आपसे कर रहा हूँ, आज भी कोडल प्रोविजंस नहीं बदले हैं, आज भी कोड को मॉडिफाई नहीं किया गया है। ऐसा सिस्टम हाई पास में नहीं हो रहा। लेकिन प्रायर टू 2016 करोड़ों रुपया अभी तमाम सब्सक्राइबर के रेलवे के पास पड़े हुए हैं। हमारे ख्याल से इसी रेलवे में करीब करीब 25-30 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है अन्य सब्सक्राइबर का, जिसका कोई पता नहीं चला। आप कहोगे कि कैसे पता नहीं चला, तो जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी का ट्रांसफर हो गया तो उसका अंशदान आना बंद हो गया हमारे पास। जब अंशदान आना बंद हुआ तो हमको पता ही नहीं चला कि इसका अंशदान आना बंद हो गया, उसकी लेजर की पोस्टिंग बंद हो गई। जब हम एनुअल क्लोजिंग करते हैं उस समय एक एक खाते को जब देखा जाता है तो पता चलता है कि 6 महीना इसका अंशदान नहीं आया। तो हमको पता नहीं है कि हमको, मतलब पीएफ सेक्शन को पता नहीं है कि ये आदमी है नहीं है, बीमार है, आएगा नहीं आएगा, ये सब की जानकारी नहीं है। तो हम उस पैसे को उठा के अनपोस्टेड लेजर में रख देते हैं। एक अनपोस्टेड लेजर खोला जाता है, तो अनपोस्टेड लेजर में उसकी एंट्री कर दी जाती है और वो सारा पैसा वहाँ से हटा करके ड्यूरिंग द क्लोजिंग ऑफ लेजर हमको पता चलता है। तो उस पैसे को उठा के अनपोस्टेड लेजर में हम उसकी पोस्टिंग कर देते हैं। रेलवे बोर्ड के अनुसार, कोड के अनुसार, जो भी पैसा अनपोस्टेड लेजर में पड़ा हुआ है, भले वो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल पड़ा रहे, उस पर हम इंटरेस्ट नहीं देंगे। इस तरह के अनपोस्टेड लेजर में नॉन गेस्टेड का तो कोई पता ही नहीं चलता। कोई आदमी मर गया, उसके घर में कोई लेने वाला नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, विधवा जानकार नहीं है, गांव देहात की रहने वाली है, उसको पता ही नहीं है कि मेरे हस्बैंड को क्या क्या मिलता था। वो केवल सैलरी के विषय में जानती है कि सैलरी मिलेगी और मेरा पेंशन मिल रहा है, बाकी नहीं जाता है। तो उसका पैसा पड़ा हुआ है अनपोस्टेड लेजर, अनलिंक्ड लेजर, अनलिंक्ड में पड़ा हुआ है। आदमी है 2 साल से बीमार चल रहा है, उसका सब्सक्रिप्शन नहीं आ रहा, अनलिंक्ड में पड़ा हुआ है पैसा। और आदमी मर जाता है, उसका डेथ केस सेटलमेंट नहीं आता है, डिपार्टमेंट भी जो है सो उसको ट्रेस नहीं कर पाता है। बहुत सारे केसेज ऐसे होते हैं कि गंगा स्नान करने गया
गंगा स्नान करने गया और गंगा स्नान डूब के मर गया, उसका पता ही नहीं चलता है कि वो आदमी कहाँ चला गया। तो रेलवे में प्रोविजन है कि 7 साल तक, पहले पहले का प्रोविजन बता रहे हैं 7 साल तक जो है सो आपको वॉच करना होगा कि वो आदमी लौट के आता है कि नहीं, तब फिर FIR होगा और फिर उसके विधवा को पेमेंट होगा। अभी उसको घटा करके 2 साल कर दिया गया है, 2 साल तक इस तरह का। तो इस तरह के तमाम केसेज इंडियन रेलवे में हैं जिसका पैसा रेलवे में पड़ा हुआ है और उसको कोई देने वाला नहीं है। हाँ बोलिए भाई। अरे हम अभी पढ़ा रहे हैं। नहीं यार, ठीक है। तो मेरा कहना है कि आपको भूल गए कहाँ बता रहे। हाँ, हमारा कहना है कि आपको जो है सो इतना पैसा पड़ा हुआ रेलवे के पास में जिसका कोई लिंकिंग नहीं होता है, तो इस पैसे को क्या करेंगे। तो हमारे यहाँ व्यवस्था की PF सेक्शन की जो व्यवस्था है कि जो पैसा अगर ट्रेसलेस है तो एक नोटिस पूरे इंडियन रेलवे को दिया जाएगा, इंक्लूडिंग CPO जो उसका ब्रांच ऑफिसर है, जो इसका बिल ड्राइंग ऑफिसर है, एक लिस्ट बना करके कि इस आदमी का इस PF नंबर का और इस इतना पैसा मेरे पास अनपोस्टेड लेजर में, अनलिंक्ड लेजर में रखा हुआ है, यह कर्मचारी कहाँ गया, इसके विषय में आप जानकारी दीजिए। तो हम लोग सभी बिल ड्राइंग ऑफिसर को भेजते हैं, अदर रेलवे को भेजते हैं। अगर उनके यहाँ से 3 महीने के अंदर जवाब नहीं आता है तो 3 महीना वेट करते हैं। इन प्रैक्टिस 6 महीना साल भर तक हम लोग वेट करते हैं कि किसी का कमाई का पैसा है, मेरे सैलरी के मूल वेतन से कटा हुआ पैसा है। तो सद्भावना रखते हुए हम लोग बहुत इंतजार करते हैं कि आप कोई टर्नअप हो जाए तो उसका पैसा सेटल्ड कर दें। और इसी रेलवे हेडक्वार्टर में जिस समय PF सेक्शन में हम थे, इस तरह के 115 केसेज को हमने अनलिंक्ड आइटम जो थे, अनपोस्टेड आइटम थे, उसके क्लेमेंट को खोज करके इसी तरह की चिट्ठी लिख करके डिपार्टमेंट को बार बार रिमाइंडर देते। आजकल के रिमाइंडर देने के बाद ट्रेस आउट हुआ कि ये आदमी यहाँ नहीं, कंस्ट्रक्शन में कार्यरत है। ग्रुप D के मामले में ऐसा ज़्यादा केसेज है क्योंकि जो लाइन पर काम कर रहा है, लाइनमैन है, ट्रैकमैन है, गैंगमैन है, ये सब जो काम कर रहा है उसको पता ही नहीं है कि ये पैसा मेरा कहाँ है, कैसे मिलेगा। तो ऐसे कर्मचारियों का पैसा बहुत सारा अनलिंक्ड पड़ा हुआ। तो हमारे रिज्यूम में 150 कर्मचारियों का वो खोज करके पैसा उनके खाते में भेजा गया। तो इस तरह से अनलिंक्ड या अनपोस्टेड आइटम क्लियर हुआ। उसी तरह से जो पैसा बच गया, नहीं लिंक हो पाया, नहीं कोई बता पाया, तो उस पैसे को क्लियर नोटिस देने के बाद 3 महीने के बाद हम लोग उसको अर्निंग को ट्रांसफ़र कर देते हैं। और जब अर्निंग को ट्रांसफ़र करते हैं पैसा, तो वो पैसा फिर रिफंड नहीं हो सकता। बहुत सारे मामले, 1-2 मामले ऐसे भी आए कि हम लोगों ने उस पैसे को अर्निंग को ट्रांसफ़र कर दिया। तो अर्निंग को जब पैसा ट्रांसफ़र कर दिया तो वो तो फिर वापस नहीं आ सकता है, क्योंकि अर्निंग का रख रखाव फाइनेंस मिनिस्ट्री करता है। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री का जब तक नो ऑब्जेक्शन नहीं मिलेगा तब तक हम उस पैसे को नहीं ले सकते हैं। तो ऐसे मामले में PFA जो हमारे प्रिंसिपल फाइनेंशियल एडवाइजर है, उनके द्वारा केस की समीक्षा करने के लिए उनको नोट प्रस्तुत किया जाता है। और 1-2 केस ऐसा हुआ था कि हम लोगों ने अर्निंग को ट्रांसफ़र कर दिया और अर्निंग को ट्रांसफ़र करने के बाद जो है सो क्लेमेंट आ गया कि
उसकी विधवा आ गई कि हमारे पति का ये पैसा था, अभी तक पेमेंट नहीं हुआ। देखा गया तो पता चला ये तो चला गया अर्निंग में। तो फिर हम लोगों ने उसको इंटरनल बात नहीं बताते हुए बोले कि इसमें टाइम लगेगा, पैसा रेलवे बोर्ड के द्वारा फ्रीज किया हुआ है, इसलिए आप एप्लीकेशन दीजिए, 2-3 महीना समय लगेगा, हो सकता है कि आपका काम हो जाए। तो हम लोग इसको पीएफए के नॉलेज में लाते हैं और पीएफए के द्वारा रेलवे बोर्ड को रिक्वेस्ट किया जाता है, तो रेलवे बोर्ड उसको रिलीज करता है। कुछ कुछ मामले में रिलीज किया है, उसमें भी काफ़ी क्वेरी करता है और काफ़ी एक्सप्लेनेशन मांगता है, जो हम लोगों के लिए बहुत हार्डनेस की बात है। इसलिए ऐसे मामले में बहुत सारे लोग हाथ नहीं डालना चाहते हैं कि हम क्यों परेशानी ले लें, हम क्यों रेलवे बोर्ड की बात सुनें। कुछ अदरवाइज लेटर आ जाए रेलवे बोर्ड से, कुछ पीएफए को कुछ लिख के आ जाए, तो लोग परेशानी लेना नहीं चाहता है। इसलिए यह है कि जब इसमें अनपोस्टेड लेजर और अनलिंक्ड आइटम के विषय में ऑर्डर प्रोविजन पर नहीं चल करके जो भी मैंने आपको अभी बताया कि हम लोग क्या क्या प्रक्रिया अपनाते हैं, उस प्रक्रिया को अपनाते हुए और कुछ समय 3 महीना का समय को बढ़ा करके 6 महीना, कोई आपको बोलने वाला नहीं है कि आपने 6 महीना क्यों रख लिया। आप 6 महीना साल भर समय दे करके और तब फुल प्रूफ हो जाइए कि इसका कोई क्लेमेंट नहीं है। एक बार किसी को आप चिट्ठी देते हैं तो कोई डिपार्टमेंट सुनता नहीं है, आपको 1 बार 2 बार 3 बार रिमाइंडर देने की भी प्रक्रिया है। एक बार जो अधिकारी ने चिट्ठी लिखा है उसके स्तर से रिमाइंडर फर्स्ट जाएगा, उसके बाद अगर कोई सुनवाई नहीं होती है तो सेकंड रिमाइंडर हम उसके एक 1 लेवल हायर यानी जेईई ऑफिसर से देंगे। अगर उस पर भी सुनवाई नहीं होती है तो सेकंड थर्ड रिमाइंडर भी जेईई के द्वारा देंगे और उसके उच्चस्थ अधिकारी को देंगे। जैसे मान लो कि हमने डिप्टी सीपीओ को लिखा, डिप्टी सीपीओ ने फर्स्ट रिमाइंडर के बाद भी हम नहीं सुना, नहीं उस पर कोई कार्रवाई हुई, तो रिमाइंडर देने का जो नियम है हर 15 दिन पर आप रिमाइंडर दे सकते हैं। रिमाइंडर देने का एक ही मतलब होता है कि आपको कोई आदमी या कोई अधिकारी या कोई एजेंसी आपको डाउटफुल नहीं बनाएगा, आपके ऊपर कोई क्लेम नहीं करेगा, आपके ऊपर कोई केस नहीं रजिस्टर हो सकता है। इसलिए जब जेईई नहीं सुना तो जेईई फिर उसके सीपीओ को लिखेगा, सीपीओ एडमिनिस्ट्रेशन को लिखेगा, हायर अथॉरिटी के द्वारा, तो हायर अथॉरिटी जरूर सुनता है और ऐसे केसेस में मामले जो है क्लियर होते हैं। बहुत सारे मामले में केस पीएफए तक भी गया है और पीएफए के द्वारा डीओ लेटर जारी किया गया। पीएफए रिमाइंडर नहीं देते हैं, पीएफए सारे केस को देख करके और तब ये बताते हैं कि हाँ इतना ये पैसा पड़ा हुआ है, इसका क्लेमेंट नहीं है, तो पीएफए डीओ लेटर लिखते हैं। तो डीओ लेटर पीएफए किसको लिखेंगे, वो लिखते हैं पीसीपीओ, जो भी चीफ है, पीसीएससी। हमने कल आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे अकाउंटिंग यूनिट का जो रख रखाव करने वाला एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स अपना खुद का कैडर मेंटेन करता है, खुद की सीनियरिटी मेंटेन करता है, खुद का सैलरी मेंटेन करता है, खुद का सर्विस रिकॉर्ड मेंटेन करता है। ठीक इसी तरह सिक्योरिटी डिपार्टमेंट जिसको आरपीएफ बोलते हैं, आरपीएफ भी ये सारा चीज अपना खुद मेंटेन करता है। और बाकी जो डिपार्टमेंट है, कल मैंने आप लोगों को बताया था 12 डिपार्टमेंट है, 12 डिपार्टमेंट का इस तरह का रख रखाव रखने की जिम्मेदारी जो है वो पर्सनल डिपार्टमेंट इसका रखा है। पर्सनल डिपार्टमेंट के द्वारा ही हम लोग करस्पॉन्डेंट लिखते हैं। अकाउंट्स के विषय में हमारा अपना घर है, उसी को बताते हैं और सिक्योरिटी को भी बताते हैं। क्लेम आता है क्लेम क्लियर करते हैं, नहीं आता है तो अर्निंग को ट्रांसफर करते हैं। ये चीज जो मैंने आपको बताया अनपोस्टेड और अनलिंक्ड आइटम के विषय में बताया। अनपोस्टेड क्लियर हो गया तो फिर उसको लेजर मेन लेजर में ला करके और उसको कर देते हैं। अभी के सिस्टम में तो आईपास सिस्टम है, तो आईपास सिस्टम में भी लाने की प्रक्रिया है।
तो और आईपास सिस्टम में मैनुअल का हमने आपको जिक्र किया था, ट्रांसफर आउटवर्ड और ट्रांसफर इनवर्ड किस तरह से मैनुअली हम लोग भेजते थे, उसको रजिस्टर्ड डाक से भेजते थे, अभी आईपास के द्वारा भेजते हैं। तो एक थोड़ा छोटा सा है कि आईपास पर इनवर्ड या आउटवर्ड ट्रांसफर कार्ड जब हमको रिसीव होता है तो हम लोग कल बताए थे कि टीसी रेज करता है जो रेलवे ट्रांसफर कार्ड जनरेट करता है। तो जैसे हम ट्रांसफर कार्ड जनरेट कर रहे हैं तो हमने टीसी बना करके उस रेलवे को भेज दिया आईपास के माध्यम से। अब आईपास के माध्यम से भेजा तो अभी सिस्टम शुरू हुआ आईपास के द्वारा, लेकिन टीसी रेज करने का पीएफ के संबंध में ई रिकंसिलेशन, पहले मैनुअल में क्या होता था 2016 से पहले हर 3 महीने पर रिकंसिलेशन मीटिंग होती थी और हर क्षेत्रीय रेलवे में मीटिंग का आयोजन किया जाता था। बारी बारी से तमाम लोग जो हैं बुक्स के, पीएफ के, स्टोर के, फाइनेंस छोड़ दीजिए, एक्सपेंडिचर के, ईएनजीए के, ईजीए के 15-16 आदमी का टीम, एक ऑफिसर, ये सब रेलवे, मान लो कि बम्बई में हो रहा है रिकंसिलेशन, तो हाजीपुर से लोग बम्बई जाता था और वहाँ पे 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन रहते थे। तो 5 दिन में रिकंसिलेशन खत्म हुआ तो लौट के आते थे। इस पर टीए जो भी लगता था वो सब इस रिकंसिलेशन मॉड्यूल के आने से ई रिकॉन नाम है, रिकॉन का मतलब रिकंसिलेशन, इलेक्ट्रॉनिकली रिकंसिलेशन। तो अभी ई रिकॉन के द्वारा ट्रांसफर आउटवर्ड और ट्रांसफर इनवर्ड लिया जाता है और ट्रांसफर इनवर्ड आउटवर्ड जैसे ही मेरे हर के लिए अलग अलग बना हुआ है और जब जिस तरह से डिजिटली प्लेटफॉर्म पर जब आते हैं तो हर आदमी का, हर लेवल का ये क्या कहते हैं कि यूजर आईडी और पासवर्ड बना हुआ है। कोई आदमी किसी का काम नहीं कर सकता है, हर आदमी स्टाफ का, अकाउंट असिस्टेंट का अपना है, वो अपना काम करेगा, उसका वेरिफिकेशन सेक्शन ऑफिसर करेगा, उसका सर्टिफिकेशन सेक्शन ऑफिसर करेगा, उसका यूजर आईडी पासवर्ड अलग है। और जब हम उसको सर्टिफाइड कर देंगे तो वो हमारा अधिकारी के पास जाएगा, वो उसको देखेगा, देखने के बाद वेरीफाई करेगा। तो ये तमाम फेजेज स्टेजेस बना हुआ है। जो लोग आप लोग काम करते होंगे तो लेवल 1, 2, 3 आजकल बना हुआ है, लेवल 4 भी बना हुआ है, लेवल 5 भी बना हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, एडमिन जिसको एडमिन बोलते हैं। अगर कोई इसमें प्रॉब्लम आ गया तो एडमिन को यह अधिकार है कि उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देता है। तो ई रिकॉन के द्वारा हम लोग ट्रांसफर आउटवर्ड और ट्रांसफर इनवर्ड का टीसी लेते थे, जेबी जनरेट करते थे। लेकिन अभी 2018-19 में यह हुआ कि जब आईपास फुल्ली इस रेलवे में चलने लगा और सक्सेसफुली चलने लगा तो इरिकॉन को आईपास से जोड़ दिया गया और अब जो हम जेबी जनरेट करते हैं वो पहले एक बार करते थे, अभी 2 बार जेबी जनरेट करना पड़ता है। एक बार जेबी इरिकॉन पर जनरेट करते हैं, उसके बाद इरिकॉन से हम उस जेबी नंबर को लेकर के आईपास पर उसमें डालते हैं, तो आईपास एक जेबी नंबर जनरेट करता है और उस जेबी नंबर से हम उस रेलवे को बता देते हैं कि आपका पैसा हमने एक्सेप्ट कर लिया। इसका फायदा क्या हुआ कि हम जो उस इरिकॉन में जो पैसा पड़ा हुआ था उसका अमलगमेशन करना पड़ता था हम लोगों को अलग से लेजर में, और फिर जब फाइनेंशियल ईयर समाप्त होता था तो उस पैसे को ओपनिंग बैलेंस में डाल करके रीजन लिख करके ईडीबी सेंटर को भेजा जाता था। नोडल जो है सो हमारा ईडीबी सेंटर ही है जो सारे डाटा को एक्युमुलेट करके और समराइज्ड स्टेटमेंट निकालता है। तो अभी आईपास होने से मैं इसलिए बता रहा हूँ कि डबल जेबी जनरेट होता है। तो आईपास का जैसे ही जेबी जनरेट होता है ऑटोमेटिकली वह पैसा उस आदमी के खाते में
चला जाता है। तो हम लोगों का जो पीएफ सेक्शन का काम था कि अमलगमेशन करना, वो काम भी समाप्त हो गया। अब आईपास स्वतः ले लेता है। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को आईपास और इरिकॉन के द्वारा जो ट्रांसफर आउटवार्ड और ट्रांसफर इनवार्ड की प्रक्रिया की जाती है, इसके विषय में मैं बताया हूँ। और पीएफ सेक्शन में पीएफ के संबंध में इन सभी बातों को जान करके अगर आप एक क्वेश्चन अपने मन से तैयार करोगे तो हमारे समझ से पीएफ से किसी भी तरह का प्रश्न अगर पूछा जाएगा, उसका जवाब आप लोग आसानी से दे पाओगे। हेलो, तो ये सब थे, वर्मा सब थे। बहुत जानकारी दी आप लोगों को, बहुत कुछ सीखे सर से। 2 दिनों से हम लोग के साथ में हैं, तो हमको लग रहा है कि आज का और सेशन फ्रूटफुल रहा होगा। फर्स्ट सेशन और सेकंड सेशन जो आप लोग का कंप्लेन था कि फर्स्ट सेशन में थोड़ा अच्छा नहीं रहा, और थर्ड सेशन भी आ रहा है, तो उम्मीद करता है कि आप लोग इसका पूरा फायदा उठा रहे होंगे। रिप्लाई कर सकते हैं। हेलो, हाँ यस, तो इसको सेकंड सेशन, थर्ड सेशन का टाइम चालू हो रहा है, तो हम थर्ड सेशन चालू करेंगे। लिंक भेजा हुआ है, आप लोग थर्ड सेशन से इसको लिंक करिए और उसके थर्ड सेशन को ज्वाइन करना है। ओके, ठीक है। ऐसा ही सर का हम लोग को मोटिवेशन देते रहेंगे, हम लोग को ज्ञान की बातें बताते रहेंगे। सर का एक और क्लास भी है, रवि सर भी आए हुए हैं, रवि सर भी इंतजार कर रहे हैं। आप लोग को कहना ये है कि आप लोगों को किसी तरह की जानकारी आपको चाहिए किसी मैटर पर, तो सर हमें आप व्हाट्सएप पे भी देंगे तो हम आपको रिप्लाई उसी पे कर देंगे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। और थर्ड सेशन को लॉगिन कर दीजिए, रिपोर्ट को वेब वाला, एक्सेल वाला और